रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। बदलता दौर में आज हम बात करने जा रहे हैं बजट की, डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से, और साथ ही साथ अगले सप्ताह हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके ऊपर भी। आज के शो में भी और अगले शो में भी हमारे साथ अनाबरम सर रहेंगे, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और एकेडमिकली डिसेबिलिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर एक अपना ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव रखते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे बजट के ऊपर और अगले शो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने का समय जो दिया था गवर्नमेंट को कि आप ड्राफ्ट लाएं, तो उस पे ऊपर चल क्या रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि उसके ऊपर हमें कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही, तो कहां तक काम पहुंचा है। तो डिटेल्ड बात करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल हम इस आज के शो में बात करेंगे कि डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ है क्या इस बजट में, जहां निराशा ही हाथ लगी है हमेशा की तरह। अनाबरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, और रेडियो उड़ान श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ, 2 तरह की धाराएं हैं समाज में। आपसे सबसे बेसिक सवाल मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये बताएं कि बजट हमारे लिए जरूरी है क्यों? जी देखिए, सरकार की इलेक्शंस 5 साल में एक बार आएंगे, लेकिन हर एक साल में एक बार लोगों की ये जरूरत की बात एक होती है, वो फरवरी महीने में, वो बजट की। एक डिसेबल्ड के लिए दूसरी बात अलग रखिएगा, लेकिन सब लोगों के लिए बजट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब फाइनेंशियल ईयर जिस तरह डिसाइड किए जाते हैं, एलोकेशंस होते हैं, तो इसीलिए बजट सब लोगों के लिए और ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए भी है कि अगर देखिए एम्प्लॉयज हैं तो आपका इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा, अगर आप एम्प्लॉयज भी नहीं हैं तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल आप जो साबुन खरीदते हैं या ऑयल खरीदते हैं या नहीं तो कुछ भी खरीदिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे और जीएसटी का क्या स्थिति होंगे, ये सब के लिए दूसरी तरह की जनता है, सब लोगों के लिए किसी के कारण से बजट बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि बस इंडिपेंडेंट से, स्वतंत्र आने के बाद से अब तक ये डिसेबल्ड के लिए बजट में एक प्रोविजन हर एक साल किया जाता रहता है और कंटिन्यू किया जाता है। वो प्रोविजन कंटिन्यू है या नहीं है और नया कोई प्रोविजन है, तो इसीलिए सब लोग बजट के लिए बहुत आशंका करते हैं, वेट करते हैं। तो ऑफ कोर्स बजट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले मैं डिसेबिलिटी पे आऊं, एक और 2 सवाल हो रहे हैं मेरे। एक सवाल, गवर्नमेंट बजट लाती है, पिछली बार हमने ये देखा और इस बार मीडिया में भी था कि सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसका कहा गया, एक मिनिस्टर ने कोट किया कि सिर्फ 11% बजट को इस बार यूज किया गया। और अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो कंट्रोलर ऑडिट की जो रिपोर्ट थी, नवंबर महीने तक 1170 करोड़ में से सिर्फ लगभग 400 करोड़ रुपया ही स्पेंड किया गया। तो लोग ये जानना चाहते हैं, ठीक है बजट आ गया जैसे आपने बताया, हमने समझ लिया, तो लेकिन गवर्नमेंट उस बजट को स्पेंड तो कर नहीं पाती, फिर इसमें खास है क्या? और दूसरा सवाल, बहुत सारे लोग बजट को सिर्फ इनकम टैक्स में क्या रिबेट मिलेगी उस प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, खास करके जो जनताओं में इससे ज्यादा नहीं जाता है,
बजट जो डिमांड और एलोकेशंस और एलोकेशंस के बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये तीनों बहुत अलग बात होते हैं। एक बात है डिमांड, हर एक बजट शुरू होने से पहले हर एक डिपार्टमेंट को एक नोटिस दिया जाता है ऑलमोस्ट 3 महीने से पहले कि भाई आपको अगले साल में कितने एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है। सो बजट सब लोग बैठ के और एक डिमांड तैयार करेंगे और सरकार को भेजते हैं, इसको डिमांड कहते हैं। उसके बाद एलोकेशंस होते हैं। देखिए कभी भी ये बात खास करके नीचे लोग इतना ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस मिनिस्टर को पिछले 4-5 साल से लगभग 1100-1200 करोड़ की लगभग बजट दिया जा रहा है। इस बजट ऐसा नहीं है कि अगर फरवरी में बजट अनाउंस हो गया तो अप्रैल 1 में 1200 या 1100 करोड़ नहीं दिया जाता। सरकार 3 महीने में एक बार, इसके क्वार्टर कहते हैं, जो फिस्कल भी कहा जाता है, जो अप्रैल से जून तक एक फिस्कल होगा, उसके बाद सितंबर में एक फिस्कल होगा, दिसंबर में एक फिस्कल होगा और मार्च में एक फिस्कल होगा। क्वार्टरली बजट जो है 3 महीने में एक बार इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसे को एलोकेट किए गए हैं उसी के अनुसार एक्चुअल रिलीज किया जाता है। तो अप्रैल में ही सब लोगों को पैसे नहीं मिलते। ये हर एक बार इसी साल नहीं है, हर एक साल ये किया है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल नवंबर में एक सर्वे करते हैं कि डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च किए। ये बात कभी भी बाहर नहीं आती है कि असल बजट रिलीज कब कितने हुआ। सरकार की एक खेल होती है, बजट में तो अनाउंसमेंट कर देते हैं और डिमांड भी आपके पास है जैसे है खर्च करना है, लेकिन जो 3 महीने में रिलीज जो होती है वो रिलीज नहीं होती। सरकार एक्सपेंडिचर किसी डिपार्टमेंट की अरेस्ट करना है, ये लोगों के पास एक अच्छा तरीका होती है कि भाई अगर 1100 भी आप एलोकेट कर दिए हैं लेकिन रिलीज बहुत छोटी बल्कों में कीजिए, एक तरीके होते। सो अगर नवंबर तक 500 करोड़ ही या 400 करोड़ ही रिलीज किए हैं तो मिनिस्ट्री के पास कभी भी खर्च करने की मतलब ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिलीज ही नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2021 में सिर्फ 400 ही रिलीज किया है, ये बात मुझे पता है नहीं, वो सिर्फ मिनिस्ट्री लोगों को पता होते हैं। लेकिन मैं ये श्रोताओं को साफ करना चाहता हूं कि अगर नवंबर तक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री 400 करोड़ ही खर्च कर पाए हैं, हम ये बात भी देखना होगा कि रिलीज कितना हुआ, क्योंकि रिलीज कभी भी हम देखते नहीं। एक बात ये बात। दूसरी बात यही भी होती है जी, एक बार पैसे दिए जाते हैं लेकिन पैसा नीचे नहीं जाएगा। कई कारण हो सकता है। एक बार जो फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, अगर आप स्पेंडिंग पैटर्न अगर देख रहे हैं, मैक्सिमम स्पेंडिंग जो है डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट स्पेंडिंग नहीं है। लगभग 7 सालों से हम देख रहे हैं, अगर जो भी इंफॉर्मेशन अपने पब्लिक में इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार हम देखे जाते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर है जो इनडायरेक्टली एनजीओ खर्च किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप स्किल डेवलपमेंट की बात ही ले लीजिए। स्किल डेवलपमेंट किस तरह होते हैं? कोई एनजीओ प्रपोजल डालते हैं कि हम 50 लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे इस साल में और हमको 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख की खर्चा होगी, हमको खींच दीजिए। वो पैसे मिनिस्ट्री ने वो लोगों को खर्च किया जाता है। बात ये भी हो रहे हैं आजकल, जो पहले तो बजट आपको प्रपोजल दिया जाता है, लेकिन जब साल की आखिरी तक आते हैं जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ने पैसे रिलीज नहीं करेंगे। देखिए ये दूसरी तरह की रिलीज है। मिनिस्ट्री के पास पैसे हैं लेकिन जो एनजीओज काम करने की प्रॉमिस किए वो स्टैंडर्ड्स अब फॉलो नहीं किए हैं तो पैसे कहीं से रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार में तो डिपार्टमेंट लोगों ने कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आपको खर्च नहीं हो रहा है।
क्योंकि जो एनजीओ एक्चुअली जो खर्च करने के लिए प्रॉमिस किए हैं, वो लोग प्रपोजल दिए हैं, वो लोग खर्च करने की स्टैंडर्ड में नहीं है या तैयार नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल ये भी हो रहे हैं, पहले तो बहुत ज्यादा प्रपोजल दे देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं वो लोगों के पास बचे ही नहीं है। हम प्रपोजल दे दिए 100 लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन अपने पास 20 लोग भी नहीं आए, तो पैसे कहां से लेंगे? हम पैसे नहीं लेंगे तो मिनिस्ट्री खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ने, सिर्फ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ही नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को बहुत कम कर रहे हैं। मैक्सिमम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पर ये मिनिस्ट्रीज चला रहा है। इससे पहले फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा पैसे हैंडीकैप्ड कॉर्पोरेशंस को दिया जाते थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाते थे, और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इससे पहले जो एड्स एंड अप्लायंसेस खरीद देते थे, मिनिस्ट्री ने ही खरीद के और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिलीज करते थे। आजकल क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ने खरीदते हैं तो या प्राइम मिनिस्टर से या मिनिस्ट्री से कोई 2-3 प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा, हमारे सब गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए कहीं आपको ज्यादा बड़ा मीटिंग्स करेंगे, वही इसी मीटिंग में डायरेक्टली ये एड्स एंड अप्लायंसेस दिया जाते हैं। तो पैंडेमिक में आपको तो बड़ा मीटिंग्स नहीं कर पाए, एड्स एंड अप्लायंसेस आप नहीं दे पाए हैं, तो पैसे भी नहीं खर्च हो रहा है। इसीलिए मतलब आप जो पॉलिसी में शिफ्ट लाए हैं, आपको स्टेट्स को एड्स एंड अप्लायंसेस डायरेक्टली नहीं देना चाहते हो, तो पैसे कहां से खर्च होंगे? तो आपको अगर मिनिस्ट्री खर्च नहीं कर रहे थे तो आपको ये पॉलिसी शिफ्ट देखना होगा कि व्हाई इज इट दैट द मिनिस्ट्री इज नॉट एबल टू स्पेंड दिस मनी। और देखिए, अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 देयर इज अ ब्यूटीफुल स्कीम व्हिच मेनी पीपल आउटसाइड डिडंट नो, इट्स कॉल्ड सिपडा। सिपड़ा में ये होते थे कि भाई सरकारों ने ऐसे बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में हर एक साल एक डिपार्टमेंट में एक सेक्टर को सेलेक्ट करके बिल्डिंग्स मॉडिफाई करने के लिए, एक्सेसिबिलिटी मॉडिफिकेशंस लाने के लिए पैसे देते थे। इट यूज्ड टू बी मेजर एक्सपेंडिचर, इट यूज्ड टू बी इन क्रोर्स। वो सिपड़ा को भी कम से कम पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं, सिपड़ा की पैसे खर्च ही नहीं हो रहे। सिपड़ा स्कीम है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद भी सिपड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, वो वाली अच्छा बात है, वो कंटिन्यू मतलब डिसबैंडल नहीं किए, लेकिन खर्च नहीं हो रहा। वी डोंट नो एक्चुअली व्हाई सिपड़ा, बिकॉज एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट विद इन 3 years of its implementation all public buildings should become accessible। अगर वो इस गाइडलाइन से देखा जाए, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन से देखा जाए, तो द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन स्पेंट बाय सिपडा टू मेक एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेसिबल। बट आप जाके देखिएगा ऑडिट को, मैं कॉन्फिडेंस से मैं बता सकता हूं कि वेरी लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन सिपडा। ये क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं है। So I think there are major policy loopholes as to why the budget is not being able to spend. My last बात ये भी कहने दीजिए, how does every budget allocation made every year? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बजट ही देखते हैं। बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द 1st of February. It used to be on 27th February, 28th February before. Before the budget, a day before the budget, there is something called economic survey. इकोनॉमिक सर्वे एक प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। इसमें आपको हर एक डिपार्टमेंट में जितना खर्च किए हैं वो डिटेल्स दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय अ डे बिफोर द बजट, द नेक्स्ट ईयर बजट एलोकेशन इज मेड। दिस यू हैव टू रियली वेरी कीप इन माइंड। सो जो उसको कहते हैं रिवाइज्ड बजट, अगर रिवाइज एक्चुअल एलोकेटेड बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फॉर एग्जांपल is 1196 crores, but by 31st January 2021 मिनिस्ट्री ने सिर्फ 1100 crores खर्च कर पाए, नहीं तो 500 करोड़ ही खर्च कर पाए, तो उसको रिवाइज्ड बजट कहा जाएगा। देन
the next year budget will be a little few more percentage points than the revised budget. So the government always justification will be, this is the money actually spent, therefore this is the money we are going to give. The budget allocation is always more than the revised budget. So this is a very basic financial statistical trick the government always plays. You first restrict revised budget, डिपार्टमेंट को खर्च ना करने दीजिए पहले, ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड बजट बहुत कम हो जाएगा. उसके बाद बजट दीजिए, कहिए कि हावर नेक्स्ट ईयर बजट इज वेरी वेरी हाई, फार हायर देन द रिवाइज्ड बजट. देखिए, सो दीज आर ऑल वेरी, इफ यू आस्क मी, very cunning budgetary statistics the governments always play, and it has become, this practice has become far more vociferous in the past few years, and this is very very simple technique. आपसे बात करने में मजा इसी बात का आता है कि आप बड़ी गहराई से चीजों को तफसील करते हैं. उसका जो एक्सप्लेनेशन है आपकी बहुत सिंपल होती है और बहुत ही लाजवाब होती है कि सुनने में मजा आता है. अभी हम बजट पे शो कर रहे हैं और अभी बजट, इस बार के बजट पे हमने बातें भी शुरू नहीं की है, लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं उसमें ही बहुत सारे सवाल है. लेकिन क्योंकि लिसनर इस बजट को भी समझना चाहते हैं, फिर मैं जो आपने अभी कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन बहरहाल इस बार का जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है. 1171 करोड़ से 1212 समथिंग करोड़ तक ले गए हैं. तो ओवरऑल बजट को डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से आप कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, बजट स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आए हैं. ये कभी भी बातें बाहर नहीं आते हैं और जल्दी भी नहीं आते. पेपर्स भी इतना बिजी रहेंगे अगले 2 महीने तक कि सिर्फ फिगर से ही खेलेंगे, एक बड़ा खेल खेलेंगे कि भाई ये एक फिगर ये है, इतना स्टैटिक्स के परसेंटेज पॉइंट्स हैं. जो एक्चुअल बिहाइंड द लेआउट जो होते हैं वो बात करने में बहुत समय लग जाएगा अपने लिए, क्योंकि आई वॉज वेरी केयरफुली रीडिंग दिस इकोनॉमिक सर्वे दिस टाइम. हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे 2 भागों में होते थे, उसको कंसाइज करके सिर्फ एक भाग में ला दिया गया और स्टैटिस्टिक्स को एक सेपरेट पार्ट बनाया. लेकिन वो बात हम अलग रखेंगे. लेकिन जब आपको जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ओवरऑल माय इंप्रेशन, मैं इसीलिए ये बात कहना का बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हर एक साल अगर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को 1200 करोड़ दिए हैं, ये पूरा सिर्फ जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो खर्च करते हैं उसी बजट सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री पर अकाउंटिंग होती थी. लेकिन आज क्या हो रहा है, पैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसे फिर दूसरी मिनिस्ट्री को भी जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में है, अगर वो लोगों की कुछ स्कॉलरशिप देना होगी, सरकार सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो दूसरी डिवीजन है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेपरेट डिवीजन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक डिवीजन है और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए एक डिवीजन है, वो लोग पैसे खर्च करेंगे पहले. अगर वो लोग खर्च करने के बाद उसमें अगर कोई सोशल डिसेबल्ड पर्सन है, वो बजट फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से लेंगे. अगर कोई MNREGA है, MNREGA में आप किसी डिसेबल्ड लोगों को पैसे दिए हैं, फिर वो लोग आएंगे, वो लोग सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से लेंगे. इसी तरह जो पैसा आजकल बांट रहे हैं, ये सिर्फ अपने मिनिस्ट्री की बातें नहीं है. दिस इज हैपनिंग विद वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर, दिस इज हैपनिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एवरी मिनिस्ट्री. सो नाउ दे हैव, एंड बाय द वे मेजर एक्सपेंडिचर. इससे पहले जो भी पैसे एजुकेशन पे खर्च हो रहे थे, वो पूरा पैसे बजटिंग सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जा रहा है, उसी बजट से अकाउंटिंग किया जाते थे. लेकिन अब जो एजुकेशन में अगर PWD लोगों को पैसा जो भी खर्च होगा, वो फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से लेंगे. अगर उस तरह से अगर देखेंगे आप, 1200 करोड़ बहुत कम है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मनी टू एवरी सेक्टर. then the whole this money becomes
very, very less. मैं And there's- एक छोटा सा सवाल यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसे होता था? पहले ऐसे नहीं होता था, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 years. पहले जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, फॉर एग्जाम्पल यूज द एजुकेशन मिनिस्ट्री स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, irrespective of the category of beneficiaries, be they scheduled caste, persons with disabilities, or other backward castes. But all that is being accounted only by the education ministry. They won't ask money from any other ministry. But now, depending on the category of your beneficiaries, they separately make an account and then ask the respective ministries to give that money to those spent on those category of beneficiaries. ये पहले खास करके पिछले साल भी ये हुए हैं, लेकिन एट अ वेरी स्मॉल स्केल, बट दिस ईयर इट इज हैपनिंग एट अ मेजर स्केल. एंड द मिनिस्ट्री, अगर आपको पेपर्स में पढ़ेंगे तो मिनिस्ट्री ने वो साफ कर दिया थे, ओपन सीक्रेट है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सीक्रेटली मैं ये बात कह रहा हूँ. द मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट itself has made it very clear, and in fact somebody even put a question on this in the Lok Sabha last time, and the ministry itself admitted that we are doing it, we are distributing it. So therefore, we only have to wait for this end of the financial year and see how much of this money is going to which kind of sectors, how much is going to education, how much is going to MNREGA, and therefore we will at the end of the day be able to know whether this 1200 crores would be sufficient or insufficient. So अगर उस तरीके से देखा जाए तो this is a very small amount. But at the end of, and let me also say this, that again we still don't know how much of this money is going to be spent directly by the ministry. How much percentage of it is actually proposed to be spent by the ministry itself. How much? बट हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ये कह रही है कि 430 करोड़ रुपया हमने रखा है ऑटोनोमस बॉडीज के लिए, 630 करोड़ समथिंग हमारे पास है नेशनल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल, 40 करोड़ रुपया सेक्रेटरिएट के लिए, 105 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए, 85 करोड़ रुपया है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन फॉर द इंडिया, और 120 करोड़ रुपया है नेशनल हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए. तो मतलब जब अगर आप कह रहे हैं कि बेनिफिशियरीज को देंगे, यहाँ तो कैटेगरीज इन्होंने बना रखी है पैसे की, तो फिर यहाँ से कैसे जाता है पैसा? ऑटोनोमस बॉडीज को ही लीजिए, बेस्ट एग्जांपल. ऑटोनोमस बॉडीज किस में आएंगे? यूनिवर्सिटीज है, और ये NIMH, NIVH जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ये सब के लिए तो ये पैसा जाएगा. तो उसमें स्कॉलरशिप का आपने बता ही दिया ऑलरेडी. स्कॉलरशिप तो है ही, मैं वही बोला. जो इसीलिए देखिए, जो मेजर अकाउंट्स आपने बताए हैं, 430 crores one and the other 6,600 crores, it means that the two major heads you have are very broad heads, and they are going to be spent not by the ministry. They are good. That's exactly what I was pointing out. Danish, आपने सही कहा, और the figures भी लाए हैं. The actual major two heads हैं, they are going to be spent indirectly. So the ministry has nothing to do whether that money is going to be spent or not. And at the end of the day, if that money is not going to be spent, the ministry will give it back very freely in a sealed cover back to the government. So that's exactly where we have the problem. But my point is, the ministry should have a free hand to decide programs on itself. And if you look at these figures, how much of this is going to the state governments? The departments of disabled welfare in the state governments, आप नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉर्पोरेशन को पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. बट हाउ मच आर यू गिविंग इट टू द स्टेट हैंडीकैप्ड कॉर्पोरेशंस? A handsome number of states in this country have handicapped corporations, and they give loans, they buy aids and appliances, and they assist small scale industries being started by the handicapped people. But the center today is not giving money to those handicapped corporations. So therefore, that money is, the ministry has no control whatsoever on the spending of that money. That's the problem.
आई एग्री विद यू। मतलब एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, अगर इन्होंने अकाउंटिंग इस तरह से किया फिर तो 1200 करोड़ कुछ भी नहीं है नंबर देखा जाए तो। हाँ, मिनिस्ट्री को कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। आप स्पेंडिंग कैसे करेंगे या कैसे खर्च करेंगे या ना करेंगे, मतलब मिनिस्ट्री को एक अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती। इसीलिए है, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल बात है, आउट ऑफ दिस 430 करोड़ टुमारो ओनली 50 करोड़ इज स्पेंट, and tomorrow the ministry would come and say the autonomous bodies did not come to us to take this money, therefore we are giving you back our 380 crore rupees spent with us. Very simple baat. So it is a logistical accounting they make right from the beginning, and we cannot ask the ministry as to why this money has not been spent. So isliye my question would be, why are you leaving this such a big room for other actors to spend? Where are you? What are your activities? What is the Department of Empowerment of Disabled Welfare doing? There's so much that can be done. For example, all the accessibility and universal design provisions in the RPWD Act. Who is going to take care of it? And why didn't you make allocations for making the buildings accessible? By the way, your own favorite sector, the private sector, you said in section 33 of the act that the private sectors ready to give employment for persons with disabilities will be suitably rewarded with incentives. Have you made any allocations to reward suitably the private sectors? Though this is not my favorite topic, but still we have to ask, how much money are you ready to spend for the employment generation in private sector? Since you raised a very valid question, I want to add one more question. This budget is not talking about the unemployment of persons with disabilities. You know, pandemic hits disabled sector badly. तो इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ गवर्नमेंट अनाउंस करेगी डिसेबल्ड की एम्प्लॉयमेंट को लेके, बट दिस बजट इज कम्प्लीटली साइलेंट ऑन इशू। हाउ डू यू व्यू दैट? दानिश जी, ये लार्जर क्वेश्चन है हमारा। ये अगर दो बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट जो है इस बजट की, ये दो डिसअपॉइंटमेंट फॉर डिसेबल्ड और अदरवाइज। एक है, दिस बजट इज ऑलमोस्ट साइलेंट ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सेकेंड, दिस बजट इज ऑलमोस्ट साइलेंट ऑन हेल्थ। दो एक्चुअल two major concerns of the pandemic, those two major concerns go unaddressed, simply went unaddressed. So क्या है, ऑफ कोर्स सीतारमन जी ने कही थी कि भाई वी आर गोइंग टू क्रिएट 60 लाख जॉब्स, बट व्हेन इन द नेक्स्ट 5 years? Who wants for 5 years? We don't want figures for the next 5 years. We want figures for the 2022 and 23. How many jobs are you going to create for the year 2022 and 23? That's the main question. And unfortunately, there is no answer for the government. The government have decided to be silent on that. Instead of that, they are saying we will create 60 lakh jobs for the next 1 year. And therefore, the employment generation becomes absolutely out of question. Oh, for persons with disabilities, all the more worse. And all the more worse because there is no roadmap for persons with disabilities. इसीलिए मैं ये questions preempt करते हुए भी मैं ये बात कह रहा था, भाई ठीक है, आपके पास जो है या नहीं है वो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन एटलीस्ट द प्रॉमिस यू मेड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव एंड समथिंग वेयर यू वांट टू स्पेंड एनीवे, यू वांट टू गिव एज मच मनी एज पॉसिबल टू द प्राइवेट सेक्टर, एटलीस्ट वो लोगों के लिए कुछ एलोकेशंस करना था to in order to incentivize for the generation of jobs, because for the last 2 years worse, very few private companies are coming forward to give employment for persons with disabilities. And interestingly, we do not, Dhani ji ab baat laye hain to isliye main zarur कहना है, we are now talking about so much job sacking of people. So many people are out of the private sector jobs. We do not unfortunately have any statistics. Neither the private nor the government sector has taken any interest to actually come up with the statistics of how many of them are the disabled, how many disabled have been thrown out of the jobs in the private sector in the last 2 years. We badly need the statistics.
क्योंकि that's going to send us an important message as to how accommodative the private sector is for persons with disabilities, because there has been a huge hype in the last 7 or at least for the last 10 years or so about the jobs for disabled in the private sector. And we do not actually, now we want to know how many of those disabled people working in the private sector at the time of the onset of the pandemic have been actually thrown out of the employment. Because those statistics would have helped the government to create a roadmap how to accommodate these people and how to incentivize the private sector to get these people back into the jobs again, or into get the new people into the sector. And unfortunately, we do not have those statistics. You rightly said, it's very important कि अगर आपने प्रोविजन लाई है आर्टिकल 33 में, तो भाई इंसेंटिव आप दीजिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट, और इसमें हमारा डिपार्टमेंट का जो रोल होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो नॉट पुशिंग द एजेंडा फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिस भी मिनिस्टर को मिलने वाली होती है, पहले ही उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, ये तो यार इनको ये वाली मिनिस्ट्री मिलेगी, सबसे वीक मिनिस्ट्री इनको मिलेगी. You're right. And so much so, in fact, ये भी मैं, क्योंकि श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए, now the National Advisory Board prescribed in the RPWD Act and the State Advisory Board, it is mandatory. If you look at the representation, almost on par with the NGOs, you have a representation for the industry. The Indian chambers, the state chambers of industries and commerce, all of them have statutorily been provided representation to sit in these advisory bodies. And one of the benefits of should have been ideally for the government to receive a good advice on the employment status, the policies to be made to get the people into the jobs. What are these representatives from the industry sitting in the national advisory boards and state advisory boards doing? Are they really rendering us any advice? If so, what is the input? What is the outcome of that? We do not know. Of course, the national advisory board has been constituted. It seems to have been met less frequently or exactly. I spoke to some people. एडवाइजरी बोर्ड में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो कहते हैं मीटिंग ही नहीं होती है, मीटिंग ही नहीं हो रहे, साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, कोई इकट्ठा ही नहीं होता. अगर होता है, जितनी देर को एजेंडा सेट करते हैं, उसके बाद दूसरी मीटिंग का नंबर ही नहीं आता, कब होना कब नहीं होना. And this is at least an important thing. If you have an advisory board, isn't it at least a formality that you call up the advisory board at least before the budget session? Ask them some planning at how that what should we ask for the disability sector in this country. Doesn't the National Advisory Board have a role to make a financial planning for the disabled sector in the country? And that has been one of the mandates of the Act, that you make a planning and policy for the disabled for the whole country. And this is exactly where the gap between the statutory provisions and the real implementation. और एक बात आप जो कह रहे थे कि how exactly then the private sector has to be encouraged. You made a provision, you are not implementing it, and unfortunately the only thing at the moment the ministry has is a provision that if any private sector employs a person with a disability, for the first 3 years their NPS is borne by the government, and 10% of the salary is cut by the employee from the employer, and 1 is from the employer. Now the ministry has a provision, they made a provision that whatever the company has to make a contribution, वो जो contribution company देना है, वो उस contribution का सरकार देगी. ये provision किए हैं. लेकिन फिर ये भी हम देखना होगा, I think the statistics again we don't have, at what frequency, how much money is being spent on this. In fact, that might tell us what exactly is at least on an approximate basis, how many people, what is the worth of the people working in the private sector. One of the best ways of knowing is, in fact, to have a look at
the actual money being released in the head account of the NPS. कितने लोगों को फॉर एग्जांपल 2019 में, 20 में और 21 में दिए गए हैं इस हेड पे, उससे कम से कम उससे हमको पता चलेगा हाँ भाई अगर इतने पैसे दिए हैं तो इतने लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, इसी कारण से ये एनपीएस में इतने पैसे जा रहा है. एंड दोज अगेन डिटेल्स I was also looking at the annual reports of the department the other day, just for scan through. लेकिन at least I could not come across statistics on this particular head. Maybe I am wrong, but somebody can look at it. But I could not come across the statistics of the money being released on NPS, and those will be very crucial for us to know the disabled participation in the private sector. और आजकल तो इतने स्टार्टअप्स है, आप एनजीओ से मिलके स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए नए नए आइडियाज आ रहे हैं, बट विलिंगनेस इज नॉट देयर, डिटर्मिनेशन इज नॉट देयर. सेकंड पॉइंट, स्टार्टअप्स में ये बात कहना होगा गणेश जी की इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2015 में the 15th August Prime Minister's speech, almost 70-80% of the speech is dedicated for startups. He said, stand up and stand up India. I think that was the slogan. I don't know how much we stood up, but stand up India में एक बात कही गई है, अब आज तक मुझे बहुत अफसोस होती है इस बात को कि every bank should give at least one startup loan to one scheduled caste, one for scheduled tribes. And you know what is the problem with it? At least they didn't say why not one startup loan for persons with disabilities. So आज अगर कोई बैंक के पास आप जाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप, the bloodline of startup is a loan, bank loan. Nobody is going to take up his savings and start a startup. So you need a good amount of investment, and you need a steering fund, and most of the steering fund comes from banks. And today, and I know the cases where the real people with disabilities, with real interest, with real business backup and business minds, going to the banks and coming back empty-handed. Simple fundamental truth is that the government, the Prime Minister himself has excluded persons with disabilities from the startup idea. He spoke about the scheduled tribes, good, we welcome it, but why not a person with disabilities? At least one bank, one startup loan. And therefore, right from the beginning, somehow, the startups have excluded persons with disabilities. And even if you have a good idea, but you are not likely to get any kind of a support. And I can take your word back again. And this much of money is going to the National Handicap Development Finance Corporation. And do we have any record how much startups, at least did they promote any startup? Do they have a scheme for startups? The only scheme, interestingly, though I welcome this, the only thing the NHFDC looks like doing is giving computer loans to buy a computer. They give loans to buy computers, give loans to buy a 3-wheel motorcycle. Is that NHFDC is supposed to do? The department could do that. Those things can happen under aids and appliances scheme. Why should NHFDC do it? NHFDC should ideally promote business plans among persons with disabilities. NHFDC says कि हमारा सभी बैंकों से टाई अप है, वहां से आप दिव्यांगजन स्वावलंबन लोन ले सकते हैं, और बैंक के पास जाओ वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है इसके बारे में. नहीं, absolutely. And major banks say this. Major banks, bank like PNB, they say it. PNB, and I know the bank, even the Punjab National, the Canara Bank, Kodak, and I think only bank that doesn't say we don't know but we can't give is the State Bank of India. State Bank of India would say that okay, we know about it, but it's a cumbersome process. The problem is the banks who know about it are not ready to make the process, because they say approaching the NHFDC for the amount and getting back itself is a huge task. I think the procedural nitty-gritty should have ideally been eased out.
Right. hasn't been done. दैट्स द ऑलवेज प्रॉब्लम, That's it. क्योंकि अब हेल्थ पे ऊपर आते हैं, दो और डिसअपॉइंटमेंट एरियाज रहे हैं इस बार। लेकिन वही बात है कि ईज अप, आप एनजीओ की बात कर रहे थे, लेकिन एनजीओ से भी बात करो, वो कहती है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, फंड 2-3 साल नहीं आते, तो पैसा जाता कहाँ है वो समय, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन हेल्थ में लोग ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ में एक तो हमारी मांग थी कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसमें जो इनकम क्राइटेरिया उसको खत्म किया जाना चाहिए और हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हेल्थ के ऊपर बताइए क्या डिसअपॉइंटमेंट। और साथ ही साथ एक और जो बड़ी मजेदार चीज आई है, गवर्नमेंट पेंशन नहीं बढ़ा रही है। सेंटर का वो जो 300 रुपए का शेयर है, वही अभी जो लिस्ट आई है डिसेबिलिटी की, आपने पढ़ी होगी, जो राज्यसभा के माध्यम से सीपीएम के एमपी ने क्वेश्चन किया था। मिजोरम जैसी स्टेट 100 रुपया दे रही है, कई स्टेट्स 200 रुपया दे रही हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया सर? I know. This has been in fact, there has been a lot of discussion. पहले हेल्थ और फिर पेंशन पे बोलिए। जी, हेल्थ पे अगर I regret to say there is very little that we can talk about the health. Very little. अगर कुछ होगा तो इसके बारे में अगर बात करने के लिए है, and unfortunate part is there is nothing that we can talk about health. And you're right. During the pandemic in the last 2 years, I know how much struggle it has been for persons with disabilities and their family members to stay in what you call yourself, what is this called? To stay in quarantine, right? To be in a quarantine, and people with disabilities, particularly people using wheelchairs, visually impaired, wanting to stay alone, it's absolutely inaccessible. And in some of the quarantine centers, and the district magistrates themselves have हाथ से कह दिया है कि भाई we can't do anything about it. I know it's a problem, but we can't do anything. So ideally, all these inputs are with the ministry. It's not that these things are unknown. Everybody in the ministry knows about this. Ideally, they should have made allocations. In fact, there was a proposal. I know about the proposal. People made a proposal sometime in December saying that you at least identify district hospitals and make some allocation to make hospitals accessible. And this proposal has gone to the ministry, and we were expecting that the ministry would respond and they would make some allocation for the hospitals to make some of their premises accessible. That did not happen. And because you brought up the health, and the only thing about the disability this time in the budget, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत बड़ी तरीके से शुरू की है। बोले कि दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द पर्सन्स विद। आई तो क्लैप करने वाला था, क्योंकि हर एक साल मेरी एक फॉर्मेलिटी हो गई है, कि रिचुअल हो गई है कि जरूर मैं इलेक्शन रिजल्ट इतना नहीं देखता हूं, लेकिन हर एक साल बजट तो बैठ के, इवन when I was in the hospital, came out of the hospital, one thing that I never missed up is the budget. I sit and listen to the budget. मैं जब बजट सुन रहा था जो निर्मला सीतारमन जी ने कही का, I thought it's something major announcement. And you know what happened? At the end of the day, announcement is persons with the disabilities can now, there is no income tax on the insurance principal and annuity drawn even when the parents and guardians are alive. What does that mean? इससे पहले अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम पर कोई इंश्योरेंस है, तो इस इंश्योरेंस वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की गार्डियन डेथ होने के बाद अगर इस इंश्योरेंस प्रिंसिपल अमाउंट को या एन्यूटी का अगर लेंगे तो उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन होती। Then no part of that principal amount or annuity was income taxed. Now the only slight change they made is a person with disability can withdraw even the principal amount even when the guardian is alive. And now they brought it into the budget and they made it as if it is a big announcement.
इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, कौन से डिसेबल्ड का इंश्योरेंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझाएं। देखिए, खास करके इस प्रोविजन सीवियरली डिसेबल्ड लोगों की पेरेंट्स ने यूज करते हैं। अगर आपके पास एक सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो इस डिसेबल्ड चाइल्ड है, या सीवियर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है, वो लोगों के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। वो इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं, अगर गार्डियन डेथ होने के बाद ये लोगों को कौन देखेंगे। तो एक्चुअली इस कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज बहुत बड़ी लमसम जो भी हम लोग लेते होंगे, लेकिन जो लेते हैं वो बड़ी लमसम ज्यादा लोग देते हैं, क्योंकि आपकी जो हर एक साल आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी पर इनकम टैक्स नहीं होती है, और जब प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं लेते हैं गवर्नमेंट। सो दोनों तरीके से आपको एक बड़ी बेनिफिट है। इसीलिए खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बिजनेस क्लास की जो पेरेंट्स होती हैं, वो लोग बड़ी लमसम वो चिल्ड्रन के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। कारण एज आई सेड यही है कि अगर वो लोग डेथ होने के बाद जो भी उनको देखना है, वो लोगों की फाइनेंशियल, कम से कम फाइनेंशियल बर्डन नहीं होंगे, वो फाइनेंशियल ये लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट वो विथड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने भी सोच के ये काम की थी कि जब तक ये गार्डियन अलाइव जिए होते हैं, तब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट आप नहीं ले सकते। अगर गार्डियन जिए हुए हैं लेकिन आप प्रिंसिपल अमाउंट को विथड्रॉ करेंगे तो तब टैक्स काट देते। अब तक एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से एक प्रोटेक्शन है। अगर गार्डियन को भी जरूरत है पैसे की, जब भी वो पैसे टच नहीं करते हैं, इसीलिए कि टैक्स कट जाते हैं इस पे। अगर मेरे बच्चे के ऊपर 1 करोड़ रुपए है इंश्योरेंस, सडनली मुझे काम आया और मैं 10 लाख की एक जरूरत है, फिर भी मैं उस पैसे को टच नहीं करता हूं, क्योंकि अगर 10 लाख मैं लिया तो उसके ऊपर कम से कम 50,000 या 80,000 मुझे टैक्स काट जाते हैं। तो मैं इसी डर से कम ये पैसे को मैं टच नहीं करता। लेकिन सरकार ने ये कर दिया, अगर आज गार्डियन अलाइव भी है तो पैसा ले सकते हैं, उसका मतलब ये टेम्पटेशन है, गार्डियन ही पैसे ले सकते हैं। सडनली मुझे एक काम आया तो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन ऑलरेडी है मेरे, इसीलिए मेरे डिसेबल्ड बच्चे पर जो पैसे मैं इन्वेस्ट किया हूं, इस पैसे को विथड्रॉ करने के लिए मुझे टेम्पटेशन है। मुझे अगर पूछा जाए कोई, दिस इज अ डिसर्विस टू द डिसेबिलिटी सेक्टर, नॉट अ सर्विस। Ideally, government should not have brought this provision, because this money, the life insurance, in the name of the severely disabled people, as I said, this scheme is largely used by the severely disabled people. अगर ये provision आप ला रहे हो कि भाई you can withdraw your money, we will not tax you even when you are alive, then you are actually creating a leeway for the guardian, creating a temptation for the guardian to withdraw the money even when you are alive. It means you are actually putting your disabled child in a risk. अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो to my mind it is a disservice to the disabled. In fact it is not a welcome. It's not a welcome. But ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई है ऐसी जजमेंट, तो we need to see कि क्या है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डिसेबल सेक्टर ने वेलकम भी किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसीलिए वेलकम कर रहे हैं। लेट मी आल्सो मेक दिस पॉइंट, दे आर सेइंग दिस दैट इफ वी हैव दिस, एज आई सेड, बिकॉज़ द लम्प सम मनी, ह्यूज मनी, वन ऑफ द पॉइंट्स द पेरेंट्स देमसेल्व्स आर सेइंग इज, व्हाई कांट वी टेक दिस मनी? अगर हम 30-50 साल से वी आर इन्वेस्टिंग इन द नेम ऑफ द डिसेबल्ड, सडनली देयर इज एन इमरजेंसी, either it is for me or it is for my disabled child herself. If that is the case, it should have come with the clause that if this were to be spent for person with disability herself, then there is a point. But I'm not saying that the guardian does not have a right to spend. Of course,
At the end of the day, it is you who have spent that money. But दूसरी perspective से भी देखिएगा, क्योंकि one of the parent, I remember the case, one of the parent has gone to the Supreme Court saying that today I am not able to withdraw the money I myself have deposited in my child's name, and why can't I have this right? At the outset, that claim seems to be very right, but you have to see the intention. What is the intention of the life insurance scheme? And why are you putting it in the first place? The idea is somebody tomorrow should be able to take care of your child. But today if you want to withdraw it back, how is it different from a life insurance on your own name? अगर ऐसी ही बात है तो आपकी नाम पर ही रख लीजिएगा. Exactly. Exactly. So therefore we have to see the intention. और मैं आपको बताऊं, और headlines was very wrong. सभी न्यूज़पेपर में persons with disabilities को टैक्स में मिली रिबेट. Absolutely wrong. Absolutely wrong. I went to office and everybody asked me, आपका तो मजे हो गए, आपको और तो किसी को कुछ मिला नहीं, disabled को तो tax exemption मिली. तो media covered it मतलब from the different angle. Very wrong, very wrong. And where is the tax exemption? It is for those people who have life insurance, those who have deposited their money. And again, to be blunt enough, parents, if anybody is listening to this show, might not like me saying this. This is not an incentive for persons with disability. This is an incentive for guardians and parents with disabilities. Persons with disabilities have very little to benefit from it. It is the guardians and the parents. But again, sir, इसमें intention की बात है. ये भी बात सही है कि कई बार 60 साल की उम्र में कई बार बंदा और डिसेबल्ड हो जाता है, या कई और मजबूरियां होती हैं, तो कई बार पैसा निकालना भी पड़ जाता है बंदे को. तो ये दोनों तरफ से है कि जिस बंदे ने इंश्योरेंस ली है उसकी इंटेंशन कैसी है, कि क्या वो सही तरह से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है. हाँ, एक आपने सुझाव अच्छा इसमें बताया कि एक क्लोज हो सकता था कि आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो, कितने तक का निकाल सकते हो, किस पर्पस के लिए निकाल सकते हो. Absolutely. And the budget is not clear about it. अगर after 60 years अगर पेरेंट्स चाहती हैं, द गार्डियन चाहती हैं, तो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द बजट स्पीच, क्योंकि वी स्टिल हैव टू गेट द सेपरेट ऑर्डर्स, बिकॉज इट इज द सेपरेट बजट स्पीच. एंड वी हैव टू आल्सो सी कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या भूमिका थी. दैट इज बट एट द एंड ऑफ द डे, दानिश जी, इट इज ऑल अबाउट हाउ व्हाट द सर्कुलर इज गोइंग टू बी. Exactly. योर ऑफिस इज ओनली गोइंग टू लुक एट व्हाट द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू से. अच्छा, कुछ अच्छा भी लगा इस बजट में आपको? That is a very difficult question, and to be frank, from disability perspective, from the disability perspective, I do not see. I'm not saying it's good that a few 50 crore or 60 crore more allocation on the budget, but to be able to say that it is very good, what is new in it? अगर मुझे ये अच्छा कहना होगा तो कोई नया होना चाहिए इसमें. Yeah, the problem is we are not able to find it because pandemic चल रहा है, इतना बुरा हाल है. At least there should have been some good announcements. हेल्थ कवरेज को आपने इनकम टैक्स का मतलब इनकम का क्राइटेरिया नहीं हटाया, उसमें वो भी लोगों को दिक्कत हो रही है. तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आप कुछ नहीं बोले, जो मेजर डिमांड है आज के टाइम की. एम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं बोले. हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयज की फेवर पर बोल रहा हूं, लेकिन देखिएगा, almost from my childhood, the income tax exemption in the direct taxes category for persons with disabilities has been this 1,25,000 rupees. Yeah. It has never, in fact, it used to be 1,50,000 rupees. Yeah. And this government has brought it down 25,000 rupees down, and it has never changed. We have been asking for the last many years, by come se come you bring it. And even at some point of time, there used to be a difference between a person with disability and a woman with disability. Woman with disability used to get almost 80 to 90,000 rupees more tax exemption than her male counterpart. And that exemption has also been cut down. It's completely taken off. And all this 1,25,000 rupees exemption we had, and for ages we had this. And there is, at least in the pandemic,
looking at the pandemic situation, at least this exemption should have gone up a bit, and that hasn't been done. And, Last comment on pensions. We will have a separate discussion because मतलब आई एम पिस्ड ऑफ जब मैंने देखी लिस्ट नवरम सर 100 रुपया एक स्टेट में यार दे रहे हो आज के टाइम में स्टेट का शेयर 200 रुपया दे रहे बड़ी बड़ी स्टेट्स में क्या हो रहा है कहाँ हमारी बॉडीज यार कहाँ हमारे मूवमेंट है जब हम अवार्ड्स लेते हैं तब हम कहते हैं हमने बहुत काम किया है इतनी ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आती हैं लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल मतलब पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जोर देती है हर बजट में इलेक्शन में बावजूद उसके 100-200 रुपया मतलब आर यू गिविंग इंसेंटिव इज इट अलाउंस और तुम भीख दे रहे हो मतलब टू बी फेयरली सेइंग मतलब इसको भीख भी नहीं कह सकते यार मतलब क्या दे रहे हो आप लोग ये क्या है व्हाट इज दिस देखिए देयर वाज अ टाइम द पेंशन वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल कैंपेन बजवर्ड और इसीलिए भी था कि अलॉन्ग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी ओल्ड एज पीपल को भी पेंशन मिलते हैं विडोज की भी पेंशन मिलती है आज मैं स्टेट्स की नाम नहीं ले सकता हूं लेकिन इन मेनी स्टेट्स विडोज गेट मोर पेंशन देन अ डिसेबल्ड the senior citizens get more pension than disabled. I'm not saying that they should not get. But what happens with the person with the disability is pension is always treated as almost like a charity that you are giving money. But you can give this money to a senior citizen, but they don't look at that way. But when it comes to disabled pension, you always look it as a charity model. And why did I say that once upon a time pension used to be a buzzword and no longer? Because simple tactic ये है. Today the government has found a new way of appeasing people. लोगों को एक तरह से देखना कहना होगा तो मतलब बुद्धि बनाने के लिए एक नया तरीका है सरकार के पास वो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर. जब प्राइम मिनिस्टर को मन में आए कोई सरकार इलेक्शन नजदीक आएंगे तो आपकी अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 रुपये आएगा या 15,000 रुपये आएगा या 18,000 आएगा. जब सरकार की मन आती है तब डायरेक्ट ट्रांसफर मनी करें. आजकल तो फार्मर्स लोग हैं वो लोगों के दिमाग में तो वो लोग देने के लिए तैयार हैं. देयरफॉर द पेंशन्स वर पॉपुलर बिफोर द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम वाज known to this government. So इसीलिए then they used to say this much amount. Now there is a direct cash transfer. Pensions do not attract that much attention. Now you can give money to anyone and everyone you like. Why only disabled? We should demand for the universal pension की सिस्टम होना चाहिए. पौडीचेरी की सबसे ज्यादा पेंशन दे रहा है 4100 के आसपास. And that let me also say that secret. And I'm sure this is the same the case. And I may be wrong in that, but I know what most of the almost 2/3 of the pension, at least the disabled pension in the Pondicherry, is contributed by the French government, not simply the government of India alone. Because I lived very close to one pocket of the Pondicherry, it's called Yanam in Andhra. I know the pension scheme in Union Territory of Pondicherry was initially started not by the Union government, but by the French government. Till date, you have a lot of money coming from the French. And the disability pension there was guided by them. I'm not sure how much is the contribution. Even your state is giving good pension. Yes. Now, the problem is, there is another reason why the central government is not interested in the pension anymore. That you give your share to the state government, but the distribution is by the state government. Therefore, most of the time, it is the state government, the parties in the power in the state governments that are reaping the benefit of the pension. In every election, they go and say that we are giving you 2,000 rupees pension. They won't tell you that out of these 2,000 rupees, 1,000 is from the central government, 1,000 is from us. Therefore, the central government in some way is somehow is disappointed. There is no way for them to campaign for it. And therefore, they no longer find
the pensions attractive. वो सेंटर भी नहीं बता सकती ना वो कब से 300 रुपया दे रहे हैं दशकों से, क्या बताए हम सब दशकों से 300 रुपया दे रहे हैं, तो खुद बढ़ा के बताएं. They can campaign for themselves. They can't. Therefore, slowly they are trying to backtrack from the pension. I don't think you can expect anything better in the case of the pension. I'm sure slowly the government of India will backtrack its contribution from the pension. They will be left to the state governments themselves. So therefore, it's no longer an attractive political proposition. We'll have separate discussion on that. I'm disappointed with the list we have. So let's appreciate Telangana, Andhra, Puducherry, Delhi, Haryana. At least they are giving dignified pension. So we'll have a separate discussion, but next week we will talk about promotion case. Thank you so much, Annavaram sir. We're running short of time, but lots of insights from your end, and always pleasure to talk to you, or you are contributing your time. और बहुत सारे मैसेजेस लोगों को में आते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, हम वेट करते रहते हैं कि आपका ये शो आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोविजंस है. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो आपने एटीडी का केस बताया है अभी इंश्योरेंस वाला, मेरे पास 40 से 50 कॉल आ गई हैं कि हमें ये बताइए ये है क्या, नहीं समझ पा रहे हम टेक्निकली. और मैंने कुछ एक्टिविस्ट से भी बात की तो वो they are not able to explain, they are not able to satisfy, but you put it in a very simple language और बहुत अच्छे से आपने समझाया. Thank you so much for your time. Thank you very much. It's always pleasure talking to our radio audience. Thank you. तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान. कैसा लगा शो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए. अगले सप्ताह बात करेंगे प्रमोशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है, क्या बना उसका जानेंगे अगले सप्ताह. तो इसी तरह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. नमस्कार. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं. चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो